सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 65 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस नीम तारीख कमरे में जगजीत भुरभुरे और दाएं जानिब विनोद राणा बैठे थे। उनसे जरा फासले पर दीवार के साथ 3 कांस्टेबल खड़े थे। कमरे का दरवाजा खुला तो जसपाल के साथ बानीता कौर अंदर आ गए। वो दोनों आकर उनके सामने धरी कुर्सियों पर बैठ गए। उन्होंने जगजीत भुरभुरे को पहली बार देखा था। वो इस सारे मामले में पसे पुश्त रहा था। वो अच्छी शख्सियत का मालिक था और उसके चेहरे पर आम पुलिस वालों की तरह सख्ती नहीं थी। वो अगर सिविल कपड़ों में होता तो प्रोफेसर ही लगता। उन दोनों के बैठते ही वो मुस्कुराया और फिर नरम और पुरसकून लहजे में बोला, मैं तुम दोनों का बहुत मशकूर हूँ। आपने हमारी बहुत मदद की। हम इसका कोई एवज तो नहीं दे सकते, हाँ, मगर एक छोटा सा तोहफा ज़रूर देंगे। और वो ये है तुम दोनों की बेगुनाही, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम जराइम पेशा नहीं हो बल्कि मुहिब्बे वतन और हुर्रियत पसंद हो। थैंक यू ऑफिसर, बनीता ने किसी जज्बे के बगैर कहा। अगर मैं आप दोनों को पुलिस ज्वाइन करने का मशवरा दूं तो क्या आप? उसने मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में पूछा तो वो तेजी से बोली, हम हरगिज ज्वाइन नहीं करेंगे। पूछ सकता हूं क्यों? जगजीत भुरभुरे ने पूछा। महकमे में रहकर 100 पाबंदियां हैं, जैसे कि आप हमारी मदद लेने पर मजबूर थे। हमारा मकसद इंसानियत है, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। बानीता ही ने जवाब दिया तो उसने सर हिलाते हुए समझाने वाले अंदाज में कहा, ये मुंबई भी एक गोरख धंधा है। दिल्ली की सारी सियासत अब यहाँ सिमटी हुई है। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि ये यहूदी एक वायरस की तरह हैं। जहाँ जाएंगे उस कौम को खोखला कर देंगे और हमारे सियासतदान उनके हाथों बिक चुके हैं। सिर्फ हमारे ही नहीं, पड़ोसी मुल्क के सियासतदान भी। उनमें कुछ सरमायादार हैं, कोई अपनी सनत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है और कोई अपनी बैनुल अक़वामी साख बचाना चाहता है। इससे होगा क्या? यहाँ के और सरहद पार के अवाम का लहू बहेगा। कितने बच्चे मारे जाएंगे, कितनी औरतें, कितने जवान तबाही के सिवा कुछ नहीं। और उनकी तिजोरियां भरेंगे असला बेचकर। तो फिर उन्हें यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? जसपाल ने कहा। मैं उन्हें 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। मैंने उनकी फक्त यहूद नवाज सियासतदानों की फाइल खोली थी और इतना हंगामा हो गया। जगजीत भुरभुरे ने दुखी लहजे में कहा। तो बस आपने जंग हार दी? जसपाल ने पूछा। नहीं, जंग तो अब शुरू हुई है। इस तिवारी से बहुत कुछ मिला है, मेरी और उसकी डील हो गई है। उसने खुद को बचाने के इवज 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरों के बारे में बताने का कहा है। वो सब कुछ जो उसके पास पड़ा है। हरदीक को मैं थाईलैंड भिजवा रहा हूँ, वहां उसके लिए काम का बंदोबस्त भी कर दिया है। मुझे पता चला है कि वही रामेश पांडे एक बहुत बड़ी गेम खेलने जा रहा है। जगजीत भुरभुरे ने जोश से कहा। कैसी गेम? जसपाल चौंकते हुए बोला। अभी मुझे उसके पूरे खदो खाल का नहीं पता, लेकिन मैं अपने माजी के तजर्बे की बिना पर कह सकता हूँ कि आइंदा क्या होने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बोला। माजी में क्या हुआ था? बानीता ने सवाल किया तो वो जरा देर के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, सन 2000 से तुम लोगों ने नांदीड़ बम धमाका, ट्रेन बम धमाका, अजमेर शरीफ बम धमाका, मालीगांव बम धमाका, अहमदाबाद बम धमाका, ये सब सुना तो होगा? उसने पूछा। कुछ कुछ का याद है मुझे, बानीता ने जवाब दिया। बाबरी मस्जिद को गिराया गया, क्यों? गुजरात के फसादात हुए, क्यों? समझौता एक्सप्रेस में बम धमाका किया गया, क्यों? ये जवाब तलब सवाल है ना? ये कहकर वो चंद लम्हे बानीता की तरफ यूं देखता रहा जैसे वो कुछ और ही सोच रहा हो, फिर बोला, ये सब ब्राह्मणी ज़हनियत का शाखसाना है, जिनकी वजह से अब भारत को खतरा है। उनकी जड़ें खुफिया इदारों, खास तौर पर आईबी में बहुत गहरी हो चुकी हैं। मतलब अंदर तक, इतनी अंदर तक कि जिसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये इदारे अब किसके हाथ में खेल रहे हैं? उस ब्राह्मणी ज़हनियत ने मीडिया और ख़ास तौर पर इलाकाई मीडिया पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। ये इंसानियत सोज वाक़यात खुद करते हैं और फिर इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगा देते हैं ताकि उन्हें दहशत गर्द करार दिलवाया जा सके। आईबी उनकी पूरी मुआविन है। कौन लोग हैं ये? बानीता ने पूछा। ये तो मैं भी नहीं जानता, हो सकता है तुम हो।
میں ہوں یا یہ ونود رانا، کوئی بھی، کہاں تک کون بندہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ کہہ کر اس نے لمحہ بھر کو سانس لے کر مسکراتے ہوئے پوچھا، ایک سوال میں کروں؟ جی پوچھیں، جسپال نے کہا۔ تم لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ اتنی پولیس فورس ہونے کے باوجود میں نے تم لوگوں سے یہ اتنا سا کام کرنے کو کیوں کہا؟ اس نے پوچھا۔ یہ سوال تو ہے، جسپال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس وقت ہٹ لسٹ پر ہوں اور کسی وقت بھی کوئی گولی مجھے چاٹ جائے گی، کیونکہ میں ان کے اندر تک اتر گیا ہوں۔ میں نے مالی گاؤں بم دھماکے کے مجرم پکڑ لیے ہیں، سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر حاضر سروس کرنل پروہت جو سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ کیس کا سرغنہ ہے، رامیش ایادھیا، سوامی دیانند پانڈے سمیت 11 بندے میں نے پکڑے ہیں، اور یہ سارے ابھینو بھارت، جن جاگرتی سمیت اور دیگر ہندو سخت گیر تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہندو راشٹریہ یعنی ہندوانہ حکومت چاہتے ہیں، ان کے ہاں سیکولر بھارت کا کوئی تصور نہیں۔ میں نے پہلی بار تجربہ کیا کہ فورسز سے ہٹ کر کام کروں تو میں نے کامیابی پالی، ورنہ میں ابھی کوئی پلان کرتا ہوں وہ ان تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی جڑیں اس قدر مضبوط اور گہری ہیں، اسی سے سمجھ لو۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، بانیتا نے یوں کہا جیسے کوئی کسی کھائی سے بات کر رہا ہو۔ بابری مسجد گرانے اور گجرات فسادات کے بعد براہمنی ذہنیت والوں کا مقصد حل نہیں ہو سکا، یہ تنظیمیں سنگھ پریوار سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو ملک، حکومت، عوام اور عالمی سطح پر مسلمانوں اور سکھوں کے بارے میں گمراہ کرتا ہے۔ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی کوئی ایسی واردات ہوتی ہے، فوراً مسلمانوں کے خلاف، سکھوں یا کسی دوسرے کے خلاف رٹا رٹایا بیان میڈیا پر آ جاتا ہے۔ تفتیش میں وہ سب الٹ ہوتا ہے۔ اصل میں انٹیلیجنس بیورو پولیس میں مداخلت کرتی ہے۔ ٹرین بم دھماکوں میں جب مجرم گرفتار کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو ہمارے ایک پولیس انسپیکٹر ونود بھٹ نے خودکشی کر لی۔ اس نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو جسپال نے پوچھا، تو کیا ہم ابھی نہ جائیں، یہیں ممبئی میں رہیں؟ تمہارا یوں کہنا اچھا لگا، اگر تم دونوں چاہو تو رابطے میں رہنا، مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے ہوگی، ابھی آپ چاہیں تو آج ہی اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ماتحت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے نوٹوں کی چند گڈیاں اس کی طرف بڑھا دیں۔ اس نے وہ پکڑ کر میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ ذرا سی بھیٹ ہے، یہ آپ قبول کر لیں۔ نہیں آفیسر، یہ آپ اپنے بچوں کی مٹھائی کے لیے لے جائیں، اب ہمیں اجازت۔ جسپال نے کہا تو وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں براہ راست اب تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اگر یہاں رہو تو میرا جتنا علاقہ ہے وہ تم دونوں کا، جو چاہو سو کرو۔ جگجیت بھربھرے نے کہا تو بانیتا ہنستے ہوئے بولی، نہیں، ہم جرائم پیشہ نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو جسپال بھی اٹھ گیا۔ جگجیت بھربھرے نے اٹھ کر دونوں سے ہاتھ ملایا۔ اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ونود رانا نے پوچھا۔ مطلب؟ جسپال نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اگر تم ابھی امرتسر جانا چاہو تو میں تمہیں ایئرپورٹ تک چھوڑ دیتا ہوں، ٹکٹ کی بھی کوئی اتنی دیر نہیں ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا تو بانیتا نے ایک دم سے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم ابھی نکلتے ہیں، میں یہاں سے امرتسر تک آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ ونود رانا نے کہا تو ایک بار پھر وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے باہر نکل آئے۔ اس وقت رات کا آخری پہر چل رہا تھا۔ جب وہ دونوں امرتسر ایئرپورٹ سے باہر آئے تو ان کے انتظار میں سیاہ فراری کھڑی تھی۔ وہ دونوں اس میں بیٹھے تو فراری چل پڑی۔ ونود رانا نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، کسی نے انہیں ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بانیتا نے ٹی ایس نوتن کور اور زوردار سنگھ کو بتا دیا کہ انہیں ہنگامی طور پر یہاں سے نکلنا پڑا ہے، وہ بعد میں رابطہ کریں گے۔ جہاز میں سوار ہونے تک انہوں نے امرتسر میں بھی بتا دیا۔ وہ حویلی پہنچے تو جسپال نے کار رکتے ہی کہا، دیکھو بانیتا، تم اپنے گھر والوں سے ملو جلو، لیکن مجھے فی الحال اوگی جانے دو، اب ہماری جالندھر ہی میں ملاقات ہوگی۔ اندر تو آؤ، کچھ کھا پی لو، تھوڑا آرام کرو، بانیتا نے حیرت سے کہا تو وہ بولا، نہیں، مجھے جانے دو۔ اوکے، تم جاؤ، اس نے کہا، پھر اپنے ڈرائیور سے اسے لے جانے کو کہا اور خود اتر گئی۔ ڈرائیور نیچے بھی نہ اترا اور وہیں سے اوگی پنڈ کے لیے روانہ ہو گیا۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی جب وہ جلندھر کی فضاؤں میں جا پہنچا۔ وہ اس بار ہر پریت کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کوئی 7-8 کے درمیان کا وقت ہوگا جب وہ سرخ چھت والی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا پہنچا۔ بنتا سنگھ نے اسے دیکھا تو فوراً ہی گیٹ کھول دیا اور ڈرائیور اسے پورچ میں لے گیا۔ وہ کار سے اتر کر اندر ڈرائنگ روم میں گیا تو ہرپریت صوفے پر آلتی پالتی مارے
गुरु मक्खी में शाया होने वाला पंजाबी अखबार फैलाए बैठी थी। सफेद कमीज, नीली शलवार और दुपट्टा जो ढलक कर उसकी गोद में पड़ा था, बालों की लट उसके झुके चेहरे पर झूल रही थी। जसपाल उसे देखता रह गया। आहट पाकर हरप्रीत ने सर उठाया तो सामने जसपाल को देखकर वो चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। जसपाल ने अपनी बाहें फैला दी। वो तीर की मानिंद उसके सीने से आ लगी। उसे लगा जैसे जिंदगी रुक गई हो। रूह तक में सैराबी उतरती चली जा रही है। वो अलग हुए तो जसपाल ने पूछा, फूफो और अनुजीत किधर हैं? वो घर पर नहीं, गुरुद्वारे गए हैं, आते ही होंगे, तुम बैठो। उसने सोफे की तरफ इशारा किया तो वो बैठ गया। हरप्रीत अंदर चली गई, फिर कुछ देर के बाद ही लौट आई और उसके पहलू में बैठ गई। सुना, यहाँ सब खैर सुख है ना? सब ठीक है, तू कुछ खा पी ले, आराम कर, फिर बातें तो करते ही हैं। हरप्रीत ने कहा, नहीं हरप्रीत, मुझे आज शाम से पहले जालंधर जाना है, लेकिन फिक्र ना कर, उस वक्त तक मैं तुमसे बहुत सारी बातें कर लूंगा। उसने कहा तो वो मुस्कुरा दी। शाम का सूरज ढल गया था जब मैं और जुनेद वापस लाहौर पहुंच गए। तमाम रास्ते हम उसके किए गए सर्वे पर बात करते रहे। सड़कों पर रश की वजह से काफ़ी देर के बाद हम घर पहुंचे जहां सन्नाटा था। हम अंदर गए, ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। कंट्रोल रूम में फ़कत महविश बैठी हुई जोया से कराची में होने वाली ताज़ा हालात के बारे में बातें कर रही थी। उसने हमारे आने पर खुशी दिली का इजहार तो किया, लेकिन उसमें गर्म जोशी नहीं थी। कुछ तमहीदी और रिवायती बातों के बाद मैंने पूछा, सब कहाँ हैं? फ़हीम अभी यहाँ था, हो सकता है अपने कमरे में हो। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में होंगे, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। सब लोगों ने खाना खा लिया? मैंने पूछा। अभी कहाँ, अभी तो दारा ही वापस नहीं लौटा, वो मार्केट गया था, उसने बताया। ओके, सबको यहीं बुलाओ, मैं ऊपर कमरे से होकर आया, ज़रा जल्दी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसे मायूस क्यों हैं। मैंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और वापस कंट्रोल रूम में आ गया। वहाँ जुनेद, अकबर, इंटेलिजेंट, महविश और फ़हीम बैठे थे। थोड़ी देर गपशप के बाद मैंने उनके मायूसाना रवैये के बारे में पूछा तो अकबर ने कहा, दरअसल वहां मुंबई में जसपाल का ऑपरेशन कामयाब नहीं रहा, वो वापस ऊगी पिंड चला गया है। इसके साथ बानीता भी वापस लौट गई। ये सारी बात नौतन कौर ने बताई है। वो काफी हद तक मायूस थी। इस नाकामी के बाद जाहिर है इसका असर सब ने लिया। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ, मैंने सोचते हुए कहा। अच्छा तो वाकई नहीं हुआ, जुनेद ने राय दी। कोई वजह बताई नौतन कौर ने? मैंने पूछा। नहीं, कह रही थी कि उन्हें अचानक वहां से निकलना पड़ा है। जाहिर है वो चंद लोग कुछ नहीं कर सकते थे। उन यहूदियों के पीछे पूरी हुकूमत की सपोर्ट है। फोर्सेस उनकी हिफाजत पर लगी हैं, महविश बोली। वैसे अगर हम वहां पर होते तो कुछ ना कुछ करके आते, अकबर ने अफसोस भरे लहजे में कहा, जिसे मैंने नज़रअंदाज करते हुए पूछा। उनकी तरफ से, मतलब जसपाल या बानीता की तरफ से कोई फ़ोन या कोई इत्तला? अभी तक तो नहीं, उन दोनों में से किसी ने राब्ता नहीं किया और ना ही हमने, महविश ने सूरत हाल बताई। ओके, मैं देखता हूँ, फिर डिनर के बाद बात करते हैं, मैंने कहा। वो सब उठने लगे तो इसी दौरान महविश का फ़ोन बज उठा। ठहरें, भारत से फ़ोन है, उसने पुरजोश लहजे में कहा तो सभी रुक गए। महविश ने कॉल रिसीव करते हुए स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ अरविंद सिंह था। हाय महविश, गुड इवनिंग, उसने कहा तो महविश ने जवाब दिया और पूछा, क्या सूरत हाल है उधर, सुना है? तभी उसने बात काटते हुए कहा, सुनी सुनाई को छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, जमाल वापस आ गया नूरनगर से? हाँ, मैं आ चुका हूँ और तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैंने कहा तो उसने पुरजोश लहजे में वो बात बताई कि जसपाल और बानीता वापस जालंधर क्यों आ गए। मुख्तसर अंदाज में बताकर वो बोला, मुंबई में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। मुझे उस गैंग का पता मिल गया है जो वो ये सब करने जा रहे हैं। हम इससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये आप लोगों के सोचने का काम है। तफसील क्या है, मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा। तो उसने वो तफसील बता दी जो उसे मालूम थी। मैंने उसे कुछ देर के बाद फ़ोन करने को कहा और फ़ोन बंद करवा दिया। अरविंद बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका था। सभी ने सुन लिया तो मैंने सभी के चेहरों को पुरजोश देखा। सब ने सुन लिया? मैंने उन सब को देखते हुए कहा। मजीद कहने की ज़रूरत नहीं, हम अभी लग जाते हैं काम पर। फ़हीम कंप्यूटर के सामने बैठते हुए बोला, ओके, डिनर पर मिलते हैं और फिर कोई फ़ैसला करते हैं, मैंने कहा और उठकर ऊपर चला गया। अरविंद सिंह का एक दोस्त जो खुद भी कंप्यूटर से मुतल्लिक था और वो हैकिंग में काफ़ी आगे जा चुका था, उसने अरविंद को नई तकनीक से मुतारिफ करवाया।
کہ انتہائی رازدارانہ پیغامات کس طرح کوڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور پھر انہیں ڈی کوڈ کرنے کی تکنیک کیا ہے۔ اس کے دوست کو ایک خاص قسم کا سافٹ ویئر چاہیے تھا جو اروند بنا سکتا تھا۔ دونوں نے اس پر مل کر کام کیا۔ کچھ ہی دنوں میں انہوں نے وہ چند کمپیوٹر کھنگال لیے جہاں جہاں یہ تکنیک استعمال ہو رہی تھی۔ اروند کا دوست چونکہ چین میں بیٹھا تھا، اسے بھارتی معاملات میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس کی خفیہ تنظیموں کی سرگرمی پر نگاہ تھی۔ اسی دوران ان دونوں کی توجہ ایک ایسی تنظیم کی طرف ہو گئی جو یہودیوں کے بھارت میں دلچسپی کو گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ ان کے کوڈنگ پیغامات میں یہودیوں کے خلاف کوئی بڑا آپریشن کرنے تیاریوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ وہ لوگ پوری طرح تیار تھے، وہ سب بھارتی تھے، اور ان کا سربراہ حکومتی پارٹی کا وزیر رامیش پانڈے تھا۔ بظاہر وہ یہودیوں کے قریب اور ان کا دوست تصور کیا جا رہا تھا۔ ان کی پلاننگ میں احتیاط اس قدر تھی کہ ابھی تک ان کے پیغامات میں یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ یہ سب کیوں کرنے جا رہے تھے اس کا بھی علم نہیں ہو سکا۔ میں نے اوپر جا کر جسپال سے بات کی۔ جسپال اس وقت جلندھر شہر کے فارم ہاؤس میں آ چکا تھا جو بانیتا کا تھا۔ وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ اروند اور رونیت کے ساتھ گرلین پوری طرح کمپیوٹر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ میں نے ساری صورتحال بتا کر اسے کہا، جسپال، یہ ناکامی نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں اسے۔ تم صرف اتنا کرو کہ جتنے لوگ بھی تمہارے ساتھ جڑے ہیں انہیں ایک مرکز پر لاؤ۔ کسی بھی وقت کچھ کرنے کے لیے سب کو تیار کرو۔ دولت کی فکر مت کرو، صبح ہونے سے پہلے میں نوتن کور کو بھجوا دیتا ہوں۔ بنیتا آ جاتی ہے تو میں پھر تم سے رابطہ کرتا ہوں، اس نے کہا، اور میں نے فون بند کر دیا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا۔ کراچی، لاہور اور جالندھر کے ساتھ ممبئی میں لوگ سب رابطے میں تھے۔ وہ کامیابی جو ہاتھ سے نکل کر ناکامی کا احساس ہاتھوں میں دے گئی تھی، اس کی صورت بدلنے لگی تھی۔ میں مطمئن تھا سلمان، اروند، فہیم اور رونیت سبھی مل کر اس معاملے کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت رات کے 2 بجے تھے کہ ایک دم سے فہیم پرجوش انداز میں بے ساختہ بولا، پکڑ لیا۔ کیا پکڑ لیا؟ اروند نے پوچھا۔ یہ دیکھ۔ اس نے ایک لنک اسے بھیجا اور میری طرف دیکھ کر بولا، یہ واقعہ ممبئی میں ہوگا، اس کی یہ تفصیلات ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے سکرین پر دکھایا تو میرے اندر جوش بھرتا گیا۔ پورا پلان اس پر درج تھا۔ انہوں نے اسے ڈی کوڈ کر لیا تھا۔ جب وہ پلان سبھی کی نگاہوں سے گزر گیا تو میں نے سبھی کو مخاطب کر کے کہا، ممکن ہے یہ سب الٹ ہو، یہ بھی کوڈ در کوڈ بات ہو۔ ابھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی سے یہ دیکھیں کہ یہ ماحول یہاں دے رہے ہیں وہی ہے۔ کل شام تک کا وقت ہے ہمارے پاس، تب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، اروند نے کہا تو سبھی متفق ہو گئے۔ میں اوپر چلا گیا۔ وہ ڈیکوڈ پلان یہ تھا کہ ممبئی کے تاج محل ہوٹل میں یہودیوں کے کچھ بڑے اور ان سے متعلق دنیا بھر سے بزنس کمیونٹی کے لوگ وہاں آ رہے تھے۔ وہ لوگ یہ حتمی فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ بھارت میں وہ کیا اور کس حد تک اپنا بزنس دیں گے اور وہاں سے کیا مقاصد حاصل کریں گے۔ یہ اجلاس انتہائی خفیہ تھا، اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ وہ لوگ جو یہاں آ رہے تھے انہیں بھی انتہائی خفیہ رکھا جا رہا تھا۔ ان لوگوں کا پلان یہی تھا کہ پہلے وہ خود طے کریں گے، پھر اس کے بعد وہ اپنا ایک نمائندہ چنیں گے جو بھارتی حکام سے بات چیت کرے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ مراعات لے پائیں گے۔ اس وقت دنیا میں عالمی سطح پر جو بھی مذاکرات، معاملات، سمجھوتے یا پلان ترتیب دیے جاتے ہیں، ان میں فقط ایک ہی رخ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا بلکہ ملٹی پرپز ہوتا ہے۔ اس ایک ہی پلان سے ممکن حد تک کئی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ ہر ملک کی اپنی حیثیت ہے، لیکن دنیا میں لابی سسٹم ہے، وہ کسی نظریہ سے بھی متعلق ہو سکتی ہے۔ بظاہر ہمیں چند کمیونٹیز ہی دکھائی پڑتی ہیں، جیسے یورپی یونین، امریکن بزنس لابی، مسلم ممالک، چین روس لابی، لیکن اس سے بھی ماورا خفیہ تنظیمیں ہیں جو اپنے اپنے مفاد کی خاطر کسی ملک کو جنگ میں جھونک دیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انہیں اگر اپنا مفاد دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے جنگ میں جھونک دیں گے۔ تیل پر قبضہ کرنا ہے اور اس کے لیے کس کس کو لڑوانا ہے، کتنے انسانوں کا خون بہانا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہاں دولت پھینکنی ہے اور وہاں سے کیا اٹھانا ہے وہ طے کرتے ہیں۔ کس جگہ پر کون سی ضرورت پیدا کرنی ہے یہی لوگ کرواتے ہیں۔ صرف فائدہ ان کی نگاہ میں ہوتا ہے، انسان یا انسانی اخلاقیات ان کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ وہ بھارت کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ وہاں سے کیا مقاصد چاہتے تھے اور پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ ان کا ایجنڈا تھا۔
दरअसल आलमी सतह पर दहशत गर्दी की मुबहिम इस्तेलाह के पर्दे में जबरो इस्तबदाद को कानूनी जवाज देना शुरू कर दिया गया है। जाली और मसनूई दहशत गर्दी के वाक़यात को बुनियाद बनाकर दुनिया भर के अवाम को खौफ की कैफियत का शिकार कर दिया जाए और हुक्मरानों से किसी किस्म का कोई सवाल ना किया जाए। भारत में मुसलमानों की हालत इज़ार बद से बदतर करने का जवाब यही है। मोसाद को ऐसा मौका मिलना चाहिए। भारत में उन जैसी रुज्जत, फाशिस्ट, फिरका परस्त नजरियात रखने वाली कुव्वतों से नाता जोड़ना उनका फितरी अमल था। इसीलिए वो फितरी तौर पर भारत में अपनी जगह बनाकर खुद को मजबूत कर रहा था। इसके बरक्स वो लोग भी इसी दुनिया में मौजूद हैं जो करते तो अपने ही फायदे के लिए हैं। उनका मफाद उनसे टकरा रहा होता है। वो अपनी ताकत का इजहार करते हैं। मेरे रब ताला ने हर जालिम के लिए कोई सबक देने वाला पैदा करना होता, तभी तवाजुन कायम रहता है। ये इंसान का फैसला है कि वो करना क्या चाहता है। जिसने अपने आप को जिंदा आइनों कवानीन के साथ जोड़ लिया, वो फलाह पा गया। जो दुनिया की ख्वाहिश रखता है वो मुर्दा करार पाया। फलाह वही कौम पाती है जो अपने तन मुर्दा में नई जान पैदा करती है। वरना है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। कोलाबा के इलाके में मौजूद ताज महल होटल में उस तंजीम के चंद लोग पहले ही पहुंच चुके थे। वो बाकायदा कमरे लेकर ऐश कर रहे थे। ये होटल इंडिया गेट के साथ और साहिल समुंदर पर वाक़या है। कोलाबा ही में एक कारोबारी इमारत में उनका मरकज़ बन चुका था। सिर्फ 2 दिन के बाद वो उस वक्त हरकत में आने वाले थे जब यहूदी लॉबी के लोग वहां पहुंच जाते। मैं बहुत पुरजोश हो गया था और पूरी तवज्जो उसी तरफ लगा दी थी। मैंने अरविंद और फ़हीम को ऑनलाइन बिठाकर समझा दिया था कि उन्होंने क्या करना है। दोपहर के वक्त ही मैंने नौतन कौर से पूछा। उसे भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन जो प्लान डिकोड हुआ था, अगर शुरुआत उसके मुताबिक हुई तो आगे का सारा मामला वैसे ही होना था। जलंधर पर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। जसपाल अरविंद के साथ बैठा था। उसके साथ गुरलीन कौर और रोनीत कौर सिमटी हुई बैठी थी। उन सब की आंखें देखकर लगता था कि जैसे वर्म आलूद हों। वो कल शाम से मुसलसल कंप्यूटर के आगे बैठे थे और पूरा प्लान समझने की कोशिश में थे। उसी कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी इकट्ठे थे। बनीता अभी तक फार्म हाउस नहीं पहुंची थी। कुछ समझ में आया? अरविंद, रोनीत ने पूछा। कई ऑप्शन हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये वारदात हुई तभी इसकी सूरत वाजिया होगी, क्योंकि इस वारदात के लिए अंदर के लोगों का होना बहुत जरूरी है। उसने स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए कहा। तो जसपाल के जहन में जगजीत भुरभुरे की सारी बात एकदम से उभरी। तो वो बोला, तो फिर इंतजार करो, देखते हैं क्या होता है। ये कहकर वो उठा और बाहर की तरफ निकल गया। वो कुछ देर टहलता हुआ सोचता रहा। फिर उसने फोन निकाला और जमाल के नंबर मिलाने लगा। जरा सी देर के बाद राबता हो गया। जमाल, ये जो भी वारदात है इसका ताल्लुक बम धमाकों के उस सिलसिले के साथ जरूर जुड़ा हुआ है, और उसका मरकज अगर मुंबई है तो जगजीत भुरभुरे भी उनकी हिट लिस्ट पर होगा। वो उसे मार देंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, होनी को कोई नहीं टाल सकता। हमने चाहा है कि ये यहूदी और उनके हवारी सबक सीखें, तो उन्हें सबक जरूर मिलेगा। इसमें किसका कितना नुकसान होता है ये तो बात की बात है। जमाल ने पुरसकून लहजे में कहा। लेकिन इसमें हमारा फायदा कहाँ है? जसपाल ने पूछा। तो वो बोला, फिल वक्त हमें सिर्फ तमाशाई बनना है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। मैं समझा नहीं, तुम इतने पुरसकून क्यों हो? जसपाल ने पूछा। देखो, ये तसलसल है उन्हीं बम धमाकों का, तो उन्होंने हिट करना ही है उसे। अब ये बच सकता है तो बच जाए। ये क्या होने जा रहा है हो गया तो उसकी सिमत देखकर, उसके नताइज देखकर अंदाजा लगाया जाएगा कि ये कौन है। हम इसमें नहीं कूद सकते, हमारा कोई जवाब नहीं बनता। अरविंद वगैरह से कहो सुकून करें। ओके, मैं कहता हूँ, उसने कहा और फोन बंद करते हुए अंदर की जानिब चल पड़ा। वो सब लोग आराम करने चले गए, लेकिन जसपाल को सुकून नहीं आ रहा था। ये आगही बड़ी अजियत देती है। बम धमाकों में कितने लोग अपनों से बिछड़ जाएंगे और उनका कोई गुनाह भी नहीं। किसी को ये मालूम ही नहीं होगा कि वो क्यों मारा जा रहा है। वो अपने कमरे में पड़ा यही सोच रहा था कि बानीता कौर आ गई। ओए जसपाल, तू इधर पड़ा है? बड़ी खामोशी है, क्या हुआ?
उसने हैरत से पूछा और उसके पास बेड पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगी। कुछ नहीं यार, ये लोग सारी रात बैठे रहे कंप्यूटर पर। मैंने कहा सो जाओ तो वो आराम करते हैं। जसपाल ने कहा, कुछ मिला भी या अरविंद यूं ही दावे कर। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी तो जसपाल ने उसे सारी बात बता दी। वो सुनती रही और उसकी आंखें फैलती रहीं। सारी बात सुनकर वो बेचैन हो गई और तेजी से पूछा, ये बात भुरभुरे को भी बताई? नहीं, अभी तो नहीं, उसने कहा। हमें बता देनी चाहिए। ये कहकर उसने दलील देते हुए कहा, देखो, मेरा ख्याल है कि अगर ये बात इंटेलिजेंस को मालूम भी हुई तो वो उस तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे। हमें उसे खबरदार करना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, जसपाल ने कहा और उठकर बैठ गया। बानीता कौर ने फोन से नंबर मिलाए तो कुछ देर के बाद राब्ता हो गया। उसने भुरभुरे को सारी बात बता दी तो उसने कहा, बानीता, ये कोई नई बात नहीं, रोज का मामूल है। किसी ना किसी तरफ से धमकी आ जाती है। अगर कुछ होने जा रहा है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आपकी जैसे भी मर्जी, बानीता कौर ने मायूस होते हुए कहा तो जसपाल बोला, मैं भी कह देता तो उसका जवाब यही होना था। अब सिर्फ देखो क्या होता है। बानीता कौर ने कहा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये कहकर वो हंस पड़ी। बस इसी तरह रहो, जसपाल ने कहा। चल यार, मैं भी सो लूं। ये कहकर वो जूतों समेत बेड पर लेट गई। जसपाल दूसरे किनारे लेट गया। वो फ्रेश होकर फार्म हाउस के एक सब्ज लॉन में शाम की चाय पी रहे थे। उनके दरमियान यही मौजू चल रहा था कि मुंबई में क्या हो सकता है। फिर बातें मुख्तलिफ मौजुआत से होती हुई ना जाने किधर निकल गईं। सूरज गरूब हुआ तो वो उठकर अंदर चले गए। वो सभी कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाहें जमा कर बैठ गए। उनका राब्ता मुंबई में पूरी तरह हो चुका था। टीएस, नौतनकोर और जोरदार सिंह के लोग अपने पूरे लवाजमात के साथ उन मुख्तलिफ जगहों पर चले गए जहां उन्हें कहा गया था। उन सबको बनीता कौर देख रही थी और हम फक्त तमाशाई थे। मुंबई पर शाम उतर आई थी। टीएस के लोग कोलाबा जेटी के आसपास फैल चुके थे। उनमें से कुछ लड़के समुंदर में भी चले गए थे। अंधेरा फैलते ही टीएस ने इत्तला दी कि तकरीबन 4 नॉटिकल मील यानी 7 किलोमीटर के फासले से 3 मुख्तलिफ बोट्स पर तकरीबन 10 आदमी बड़ी तेजी के साथ साहिल की जानिब बढ़ रहे हैं। उनके पास सामान के भरे हुए थैले हैं। वो साहिल के पास पहुंच गए। उन्हें किसी ने नहीं पूछा। कोई किसी फोर्स का बंदा वहां नहीं था। वो उसी तरह साहिल पर उतरे जैसे वो कोई मुकामी हो। पहली कश्ती पर से 4 आदमी अपनी भारी बैग्स के साथ मच्छी मार नगर साहिल पर उतरे। बाकी 6 दूसरी कश्तियों में साहिल के साथ फिरते हुए मुंबई कैफे परेड के इलाके तक जा पहुंचे। वो सारे के सारे नौजवान और नौ उम्र थे। उन्होंने पतलूनें और टी शर्ट्स पहन रखी थी। वो वहां 20 मिनट तक फिरते रहे लेकिन सिवाय मुकामी मछेरों के किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो कौन लोग हैं। तो उन्होंने यही बताया कि वो तालिब इल्म हैं और दूसरे शहर से आए हैं। अब ये यहाँ से निकलेंगे, अरविंद ने कहा। पहली निशानी पूरी हो चुकी, फहीम बुड़बुड़ाया। टीएस से कहो कि ये बंदे निगाहों से ओझल ना हो। बानीता ने कहा तो टीएस का जवाब आ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम पूरी तरह तैयार हैं। भदवार पार्क, मुंबई कैफे परेड के करीब साहिल पर कुछ देर रुकने के बाद वो 6 लड़के वहां से निकल पड़े। उन्होंने अपनी कश्तियां वहीं छोड़ दी और मेन रोड तक पैदल आ गए। वहां पर आकर वो 2 टोलियों में तकसीम हो गए। एक टोली में 2 और दूसरी में 4 लड़के थे। वो सभी टैक्सियों में बैठ चुके हैं, टीएस ने इत्तला दी। कोई अंदाजा है कि अब ये क्या करेंगे? बानीता ने पूछा तो अरविंद बोला, उनके अंदाज से तो यही लगता है कि ये 4 मुख्तलिफ जगहों पर वारदात करेंगे। उनमें सबसे भारी वारदात वो लोग करने वाले हैं जो 4 हैं। रोनीत ने अपने तौर पर तबसरा किया। ओके, अब देखो ये क्या करते हैं, जसपाल ने टीवी पर निगाहें जमाए हुए कहा। उस वक्त 9:30 हो चुके थे जब नौतन ने इतला दी कि वो मच्छी मारनगर से टैक्सी में सवार होकर नॉर्थ लाल रोड पर चढ़े, फिर चौक से वापस होकर टैक्सी से उतरे हैं और सीधे कैफे लीव पॉलेट में दाखिल हो गए हैं। कुछ ही देर के बाद अंदर से फायरिंग की शदीद आवाजें आने लगीं। चीखों पुकार के साथ ही हर तरफ भगदड़ मच गई। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये मालूम कर सके कि अंदर क्या हो रहा है। उसके कुछ ही देर के बाद टीवी पर चीखों पुकार मचने लगी। वो लोग एक एक लम्हे की खबर देने लगे। वहां से लाशें हटाई जाने और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला चल रहा था कि एक टैक्सी में बम फटने की इत्तला मिली। इसी दौरान टीवी रिपोर्ट करने लगा कि शिवाजी रेलवे स्टेशन पर 2 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी है।
और इसी तरह ओबराय होटल में दो लोग घुस गए हैं और उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी है। उसी लम्हे ये खबर भी दी जाने लगी कि यहूदियों के सेंटर नरीमान हाउस में शदीद फायरिंग हुई है और वहां पर दो लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां के लोगों को यरगमाल बना लिया है। इसके साथ साथ ताजमहल होटल के अंदर भी फायरिंग की आवाजें आने लगीं। टीवी स्क्रीन पर ये सारी रिपोर्ट्स चल रही थीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अब उनका अगला कदम क्या होगा? बानीता कौर ने पुरजोश अंदाज में अरविंद से पूछा। ये देखो, ये सारा ड्रामा यहाँ लिखा है। इनमें से वो लोग जो अब मंजर से हट गए हैं वही अब जगजीत भुरभुरे को मारेंगे। वो कौन है और कहाँ हैं इस वक्त? बानीता ने पूछा। वो तो शिवाजी टर्मिनल पर फायरिंग करने वाले मंजर से हट गए हैं। पुलिस उनकी तलाश में है, रोनीत कौर ने कहा। वो जाल में ला रहे हैं जगजीत भुरभुरे को, अरविंद ने कहा। तो बानीता ने अपना सेल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगी, मगर फोन मसरूफ जा रहा था। उसने विनोद का नंबर मिलाया, वो भी वैसे ही मिला। तब उसने टीएस को मुखातिब किया और पूछा कि वो कहाँ है। मैं शिवाजी टर्मिनल के पास हूँ। यहाँ से वो दहशतगर्द निकल चुके हैं और हर तरफ पुलिस है। देखो, टीवी पर दिखाया जा रहा है कि जगजीत भुरभुरे ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली है और वो पूरी तरह मुकाबले पर तैयार है। उस तक ये इत्तला पहुंच जानी चाहिए कि जाल में फंस रहा है। बानीता ने कहा। तो वो बोला, मगर मैं उसे तलाश कहाँ करूंगा और मुझे उस तक पहुंचने कौन देगा? देखो, ये टीवी वाले जो लम्हा लम्हा की रिपोर्ट दे रहे हैं ना, वो हमला आवरों की कितनी बड़ी मदद कर रहे हैं। इस सारे खेल को जो खेल रही हैं, वो सामने देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या तुम अंदाजा नहीं कर सकते हो? उसने पूछा। तो टीएस बोला, वो तो ठीक है, मगर मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? मैं करती हूँ कुछ, ये कहकर उसने विनोद राणा के नंबर मिलाए। तो चंद लम्हे के बाद उसने फोन रिसीव कर लिया। जगजीत भुरभुरे को बचा सकते हो तो बचा लो। मतलब ऐसा क्या? तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जगजीत भुरभुरे को गलत इत्तला दी जाएगी और वो जाल में जा फंसेगा। उसने चीख कर बताया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हें अभी समझने की जरूरत नहीं, मेरी बात समझो। कहाँ हो? मैं उनसे थोड़ा फासले पर हूँ। टीएस अभी मिलता है आपको, वो सारी बात समझाता है, वो बोली। ओके, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। टीएस कोई भी वक्त जाया किए बगैर विनोद राणा की तरफ भागा। कुछ ही देर के बाद वो उससे जा मिला। इसी दौरान ये इतला आ रही थी कि दो हमलावर शिवाजी टर्मिनल के पिछली तरफ मौजूद कामा अस्पताल में हैं। वहां उन्होंने फायरिंग की है और लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। कामा अस्पताल के नज़दीक ही आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन था। विनोद और टीएस जैसे ही वहां पहुंचे तो पता चला कि जगजीत भुरभुरे अपने दो सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत देकर अपने साथ ले जा चुका है। वहीं पर इंस्पेक्टर रामते और साल्सकर भी आ गए। वो शिवाजी टर्मिनल ही से आए थे। उन्हें ये इतला मिल चुकी थी कि कामा अस्पताल में क्या हो रहा है। वहीं उन्होंने फैसला किया था कि कामा अस्पताल की मेन एंट्रेंस तक जाएं और वहां से अपने ऑपरेशन का आगाज करें। कामा अस्पताल की मेन एंट्रेंस के सामने दरख्तों का झुंड था। रामते ने यह तजवीज़ दी कि सामने से अटैक किया जाए। वो वहां से गनों की फायरिंग की आवाज़ सुन रहे थे। वो दरख्तों की ओट में सारा मंजर देख रहे थे। वहीं से उन्होंने फायरिंग की इब्तदा की तो अस्पताल की तरफ से भी फायरिंग होने लगी। जरा सी देर के बाद अस्पताल से एक दस्ती बम आ गिरा। वो बम उनसे जरा फासले पर गिरा और फट गया। एक चुंधिया देने वाली रोशनी में जबरदस्त धमाका हुआ। वो सभी फौरन वहां से हट गए। उन्होंने फैसला किया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में सामने की तरफ जाया जाए। वो तीनों और उनके कांस्टेबल गाड़ी में बैठ गए और उनका रुख कामा अस्पताल की तरफ हो गया। उसी लम्हे उन्हें वायरलेस पर पैगाम मौसूल हुआ कि करीब ही की एक इमारत राजभवन के पास सुर्ख रंग की गाड़ी के पास छुपे हुए हैं, वहीं उन्हें देखा जाए। यह उनके लिए हैरत अंगेज बात थी। उनकी सारी तवज्जो उधर हो गई। उसी पॉइंट पर साल्सकर ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। उस वायरलेस की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि वो दोनों हमलावर कामा अस्पताल की ओर से सॉफ्ट के फासले पर एकदम निकले, जैसे उन्हें पूरी तरह पता हो कि इस गाड़ी में कौन है। वो उन्हीं की तरफ आ रही है। उन्होंने बेतहाशा पूरे एतमाद के साथ फायरिंग करना शुरू कर दी। रामते के पास AK-47 थी, जबकि साल्सकर के पास 9mm का पिस्तौल था। एक बार तो यूं लगा जैसे एक हमलावर जख्मी होकर गिर गया है, लेकिन अगले ही लम्हे वो उठा और उसका निशाना वो तीनों थे। जगजीत भुरभुरे फायरिंग की जद में आ गया और उसने मौके पर दम तोड़ दिया। वो दोनों आगे बढ़े। उन्होंने देखा सभी मर चुके हैं।
हालांकि अरविंद जादवा अभी जिंदा था। वो यूं बन गया जैसे मर गया हो। उनमें से एक हमलावर ने पूछा, इनमें जगजीत भुरभुरे कौन है? दूसरे ने गन की नाल से जगजीत भुरभुरे की तरफ इशारा किया, ये है। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हो सकता है अभी ये जिंदा हो। उसने ये कहा ही था कि दूसरे ने नफरत से उस पर फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। हम अपना काम कर चुके, ये इतनी आसानी से मारा जाएगा बास्टर्ड। दूसरे ने नफरत से कहा और तेजी से मरे हुओं को निकाल कर गाड़ी में बैठे और निकल गए। कुछ ही देर के बाद ये खबर टीवी पर थी कि जगजीत भुरभुरे मर गया है। ओह, बहुत बुरा हुआ, बानीता कौर ने सदमे से कहा। उसे जाल में लाया गया, वो चला गया और फंस गया। इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड का सरबराह यूं आसानी से मर जाएगा? क्या ये अनहोनी नहीं? अरविंद ने कुर्सी मोड़कर कहा। बात अनहोनी हो या होनी की नहीं है अरविंद, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। ये इस दुनिया, बानीता ने कहना चाहा तो वो उसकी बात काट कर बोला, दुनिया में जो मर्जी होता रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पर चल रहा है ये सब ड्रामा है। अफसोस और सदमा ये है, इसमें इंसान मर रहे हैं। अभी ना जाने कितने और लोग मरेंगे। ये जो फोर्सेस यहाँ लगाई जा रही हैं, क्या ये इंसान नहीं? कितने लोग खून की इस होली में झोंके जा रहे हैं, किस लिए? ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ये खेल खेल रहे हैं। बानीता ने कांधे उचकाते हुए कहा, जैसे वो अब सदमे से बाहर निकल आई हो। यही खेल मैं उन पर उलटना चाहता हूँ। मैं अभी बता दूं कि सब नेपाल की सरहद के पास तय हुआ है और ये लोग वहीं के हैं। ये सामने स्क्रीन पर उनके बारे में सब मौजूद है। अब उन्होंने इल्जाम किस पर लगाना है ये भी तय है। गुरलीन, देखो डिनर तैयार है या नहीं? अरविंद ने कहा और अपनी सीट से उठ गया। ये तुम्हारा क्या तरीका अरविंद, इधर लोग और तुम डिनर की बात? रोनीत ने हैरत से कहा। ये दरिंदगी से भरा ड्रामा अभी खत्म होने वाला नहीं। पूरी मुंबई हिल चुकी है। मुंबई में मौजूद फोर्सेस, मुंबई के दादा परदादा सब ढेर हैं। किसी में जुरत नहीं कि इसको समझ सकें। और तुम लोग कब तक खाना नहीं खाओगे? उसने जोश भरे अंदाज में यूं कहा जैसे वो सदमे में जाने के बाद हवास बाख्ता हो गया हो। अरविंद ठीक कहता है, आओ डिनर करते हैं, जसपाल ने कहा और उठ गया। देखो नरीमान हाउस में क्या हो रहा है। रोनीत ने उसकी तवज्जो टीवी की तरफ दिलवाई। वो वही फायरिंग और पुलिस के घेरने की इत्तला थी। इसी तरह ताजमहल होटल, ओबराय होटल और उन सब जो ऑपरेशन हो रहे थे, उन सब की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट नशर हो रही थी। तभी जसपाल ने तबसरा किया, यार ये मीडिया की खबरों, अपडेट्स और रिपोर्ट से तो यूं लगता है जैसे उन हमला आवर दहशतगर्दों को बताया जा रहा है। पुलिस और दूसरी फोर्सेस उनके खिलाफ क्या कर रही हैं, या फिर उन लोगों को जिन्होंने ये हमला करवाया है? मुझे भुरभुरे की बात अब तक याद है कि किन लोगों ने मुकामी मीडिया पर कब्जा किया है। अब देखना, ये सब हो रहा है ना, किसी को इस बारे में मालूम नहीं कि ये कौन कर रहा है, लेकिन ये फौरी तौर पर इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। हो सकता है कि ये सिखों के सर भी थोप दिया जाए। बानीता कौर ने धीमे से कहा, आओ दूसरे कमरे में चलें। जसपाल ने उठते हुए कहा और बाहर की जानिब चला गया।